बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट इथिक्स पढ़ रहे हैं। नर्सिंग इथिक्स में से हमने इसका जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग इथिक्स वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये नर्सिंग इथिक्स के टॉपिक नंबर 2 पे है। टॉपिक नंबर 2 वैल्यू सेट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैल्यू सेट स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ का अगर आप देखें तो हमारे जो जितने भी हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे एटीट्यूड्स होते हैं कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई आइडिया हो, कोई एक्शन हो, उससे रिलेटेड हमारे जहन में उन चीज़ों की जो कद्र व अहमियत होती है, उनकी जिनको जो हम अहमियत देते हैं, इस चीज़ को हम वैल्यूज़ कहते हैं। कि हमने कोई वैल्यू सेट किया है तो फिर उसी वैल्यू जो है उसकी वजह से, उस वैल्यू की देने की वजह से फिर हमारा बिहेवियर उसी तरीके का बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो फिर हमारा बिहेवियर भी उस चीज़ की तरफ, चाहे वो एक्शन हो, चाहे पर्सन हो, चाहे आइडिया हो, तो वो हमारा एक्शन भी, हमारा फिर बिहेवियर भी उसकी तरफ अच्छा होगा। अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव वैल्यू देते हैं, हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर हमारा बिहेवियर भी उस चीज़ की तरफ नापसंदीदा होगा और नेगेटिव बिहेवियर होगा। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स है कि वैल्यू को हम डिफ़ाइन करेंगे, वैल्यू सेट के बारे में पढ़ेंगे, वैल्यू की क्लियरिफिकेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे, वैल्यू के मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है जिसमें पर्सनल वैल्यूज़, प्रोफेशनल वैल्यूज़, मॉरल और सोसाइटल वैल्यूज़, यानी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ होते हैं मुआशरे में, इन सब को हम डिफ़ाइन करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। एंड एक्सप्लेन मोड ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन, और वैल्यू ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, डिफिनीशंस लिखे हैं। डिफिनीशन में वैल्यू की डिफिनीशन लिखा है बिलीव्स आर एटीट्यूड्स अबाउट द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए पर्सन, आइडिया और एक्शन। यानी वैल्यू हमारे वो बिलीव्स मीन्स कि हमारे वो यकीन, और हमारे वो एटीट्यूड का मतलब है हमारे वो फीलिंग्स को हम एटीट्यूड्स कहते हैं। तो हमारे वो यकीन और हमारे वो फीलिंग्स जो कि हम किसी पर्सन के बारे में रखते हो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या किसी आइडिया या किसी एक्शन के बारे में, यानी किसी आइडिया, किसी एक्शन, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन की जो कद्र कीमत होती है, उनकी जो वर्थ मीन्स जो उनकी कद्र कीमत होती है, उसके बारे में हमारे फीलिंग्स, हमारे यकीन्स, इनको हम कहते हैं वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा है, उस बंदे के लिए हमारे अंदर उस बंदे की अहमियत से रिलेटेड, वो बंदा हमारे लिए कितना अहम है, यानी उसकी अहमियत से रिलेटेड, उसकी कद्र कीमत से रिलेटेड हमारे बिलीव्स, हमारे जो एटीट्यूड्स है, हमारे फीलिंग्स है, वो हमारा उस चीज़ से रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड वैल्यू कहलाता है। बिलीव्स क्या होती है? बिलीव्स आर द एजम्पशंस वी मेक अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट अदर्स इन द वर्ल्ड, एंड अबाउट हाउ वी एक्सपेक्ट थिंग टू बी। हाँ, बिलीव्स हमारे वो एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस का मतलब ये है कि ऐसे मफरूज़े, हम कहते हैं ना उर्दू में एजम्पशंस को मफरूज़े कहते हैं। मफरूज़े ऐसे चीज़ होते हैं जिनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, लेकिन हम उनको सही मानते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको वो चीज़ सही लगे, लेकिन हम उसे इतना पुख्ता सही मानते हैं कि उस पर कोई हम चेंजेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, वो एजम्पशंस कहलाते हैं। तो हमारे जितने भी एजम्पशंस होते हैं, हमारे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें जो है वो किस तरीके से हो, ये दुनिया किस तरीके से चले, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया से, वो चीज़ें हमारे बिलीव कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज ए मुस्लिम,
एज ए मुस्लिम हमारा जो ईमान है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो ये हमारा बिलीव है, हमारा एजम्पशन है। हाँ, ये हमारे लिए ट्रू है। हम इसमें कोई भी जो है एक छोटा सा भी चेंजेस जो है इसमें हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है, हमारा बिलीव कहलाता है। और यही बिलीव जो है, ये हमारा जो यकीन है, यही क्या करवाता है, हमसे इस चीज़ के लिए वैल्यू दिलवाता है। हमारा बिलीफ जितना मजबूत होगा, जितना पॉजिटिव होगा किसी चीज़ की तरफ, उतना हमारा वैल्यू भी उस चीज़ की तरफ उतना ही जो है अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा बिलीव है कि अल्लाह एक है, अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, तो इसी बिलीव के नतीजे में हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमने उसको एक जो है इस यकीन को, अपनी इस बिलीव को एक वैल्यू दिया हुआ है, इस वजह से हम ये सब करते हैं। तो ये कहलाती है हमारे बिलीव और हमारे वैल्यूज़। अब एटीट्यूड क्या है, तो लिखा है फीलिंग्स टूवर्ड ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। अब हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, यानी हम किसी चीज़ के बारे में क्या फ़ील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी आइडिया के बारे में। मीन्स कि हम किसी आइडिया को, किसी एक्शन को, किसी पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये हमारे फीलिंग्स जो होते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को जो है वो सही मानना, उसको हम जो है सही महसूस करना और या किसी चीज़ को गलत महसूस करना। तो ये हमारा एटीट्यूड कहलाता है। फीलिंग्स को बेसिकली एटीट्यूड्स कहते हैं। फिर हमारा एटीट्यूड जिस तरह होता है उस तरह हमारे बिहेवियर्स होते हैं। यानी एटीट्यूड का मतलब ये है कि किसी पर्सन को, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को, अगर हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे जो एटीट्यूड मींस फीलिंग्स, उस किसी आइडिया से रिलेटेड अगर पॉजिटिव है, किसी आइडिया से रिलेटेड अच्छे है, तो फिर हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग नर्सिंग फील्ड में आए हो, तो इस नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड आप लोगों के एटीट्यूड यानी आप लोगों के जो फीलिंग्स है वो अगर अच्छे हैं, अब इस पर फ़ख्र महसूस करते हो कि आप एज ए नर्स काम करोगे, तो फिर जाके आपका बिहेवियर जो है वो सही बनेगा, आप मेहनत करोगे और एंड पे जाके अपना गोल गेन कर लोगे। तो आपका जो बिहेवियर होता है वो आपके एटीट्यूड पे मुबनी होता है, आपके एटीट्यूड पे वो डिपेंड करता है। वैल्यू सेट किसे कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हेल्ड बाय ए पर्सन। एक बंदा अपने लिए जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ बनाता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे वैल्यूज़ एक बंदे के होते हैं और हर एक बंदों के अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं अपनी मेंटलिटी के मुताबिक। तो वो जो अपने लिए जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ बनाए हुए हैं उनको कहते हैं वैल्यू सेट। वैल्यू क्लियरिफिकेशन is a process by which people identify, examine and develop their own individual values. वैल्यू के क्लियरिफिकेशन किसे कहते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं, अपने उनके जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, उनको देखते हैं और फिर जो है अपने लिए कोई वैल्यू डेवलप भी करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैल्यू क्लियरिफिकेशन। यानी एक ऐसी प्रोसेस जो कि क्या करती है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने वैल्यूज़ जो है उनको डिफ़ाइन करते हैं, उनको जानते हैं। यानी अपने वैल्यूज़ मीन्स कि मैं अगर एक पर्सन हूँ तो मैं किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती हूँ, किस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस देती हूँ, किस चीज़ का मैं ज़्यादा ख्याल करती हूँ। अगर ये चीज़ें मुझे पता हो तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो वैल्यूज़ है वो मेरे लिए क्लेरिफाई है। अगर नर्सिंग फील्ड में हम देख ले तो हमारे ये काम बहुत अच्छा है कि हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी हमें मालूम होती है। किस तरीके से मालूम होती है, हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट होती है, जो पीएनसी हमारे लिए बनाती है, जो नर्सिंग काउंसिल्स बनाते हैं, जो हमारे जो WHO हमारे लिए बनाती है, तो ये चीज़ें जो है इनसे हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं हमें क्लियर कट उनका पता चलता है, जो कोड ऑफ इथिक्स हमारे लिए बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप जो है आपको कहा जाता है कि आप एज ए नर्स, एज ए प्रोफेशनल नर्स, आप एक ऑटोनोमस हो, आप जो है ऑटोनोमी से कोई काम कर सकते हो। यानी आप जो है ऑटोनोमस का मतलब ये है कि आप पेशेंट के बिहाल्फ को देख के, क्लाइंट सेंटर्ड रख के, आप कोई भी जो है क्लाइंट के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए, अगर उसमें क्लाइंट का नुकसान बिल्कुल नहीं है, उसका फ़ायदा है, तो फिर आपके लिए, आप उस पेशेंट के लिए कोई भी काम, कोई भी कदम उठा सकते हो। तो ये क्या है, एक ऑटोनॉमी है। इसके अलावा ये कि ये जो ऑटोनॉमी है, ये आपको पता है कि अब ऑटोनॉमी आपको हासिल है। आप जो है आपको कॉम्पिटेंट बनना है। आपको आपके लिए सिचुएशन भी बताए हुए है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आपने पेशेंट आपसे राय मांगता है आपके पास आके कि मेरी फ़लाँ सर्जरी हो रही है, तो क्या मैं ये सर्जरी करूँ या ना करूँ, तो आपके लिए पहले से बताए हुए है कि आपने उसको जो है अपनी राय नहीं देना है, आपने उस पे पेशेंट पे ख़ुद पे छोड़ना है ऐसी चीज़ों को। तो ये चीज़ें जो है नर्सिंग में आपकी जो वैल्यूज़ होती है आपको क्लियरिफाई होती है। लेकिन फिर भी वैल्यूज़ क्लियरिफिकेशन का मतलब ये है कि एक बंदे को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने वैल्यूज़ जो है उसको क्लियरिफाई करे, उसे पता हो कि मेरा वैल्यू क्या है, मैं किस चीज़ को कितनी अहमियत देती हूँ, किस चीज़ को नहीं देती हूँ, किस चीज़ के लिए मैं द मोस्ट केयर करती हूँ। तो ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं उसको वैल्यू क्लियरिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ को क्लासिफाई किया गया है 2 में। कौन कौन से? बाज़ इंट्रांसिक वैल्यूज़ होते हैं और बाज़ एक्सट्रांसिक वैल्यूज़ होते हैं। इंट्रांसिक वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ कि जिनके बगैर जो है इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। उसके लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, लाजमी चाहिए होती है, मस्ट चाहिए होती है, इनको हम इंट्रांसिक वैल्यू कहते हैं। और बाज़ ऐसी चीज़ें जो कि इंसान के लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, लेकिन इतना भी नेसेसरी नहीं होते कि जिनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, 1-2 दिन के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ऐसी चीज़ें जो है वो कहाँ आती है? इंट्रांसिक वैल्यू में आती है। और ऐसी चीज़ें कि जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन अगर वो ना हो तो इंसान मर नहीं जाता, वो ज़िंदा रहता है, ये एक्सट्रांसिक वैल्यू में आती है। लिखा है इंट्रांसिक वैल्यू रिफर टू द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ये क्या करती है? वो चीज़ें इसमें मौजूद है जो कि लाइफ को मेंटेन रखती है, जैसा कि फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है। ये क्या है? ये लाइफ के लिए बिल्कुल नेसेसरी है। इन चीज़ों के बगैर आप जो है ज़िंदा रह ही नहीं सकते। आप जो है कुछ घंटों के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर आपके को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो अगर फूड नहीं मिलता है तो 2-3 दिन के बाद जो है आप फिर ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर वाटर ना मिले तो 1 या 2 दिन या 1.5 डेज़ आप ज़िंदा रह सकते हैं, उसके अलावा आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इन चीज़ों को हम अहमियत देते हैं, इनको वैल्यू देते हैं। क्यों इनको वैल्यू देते हैं? फूड को, वाटर को, ऑक्सीजन को हम क्यों वैल्यू देते हैं? क्योंकि इनकी वजह से हम जिंदा है, इसलिए हम इनको वैल्यू देते हैं। तो ये कहलाती है इंट्रांसिक वैल्यू। और एक्सट्रांसिक के लिए लिखा है ओरिजिनेट आउटसाइड द इंडिविजुअल। ये जो है इंडिविजुअल के बाहर मीन्स ये कि ये लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि इनके बगैर बंदा जो है एकदम से मर जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन के बगैर मर जाता है, या वाटर, या फिर जो है वो खुराक के बगैर। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? और एंड नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी नेसेसरी तो होते हैं लेकिन लाइफ को बंदा ज़िंदा रहने के लिए, जैसा कि हेल्थ है, ह्यूमनिज़म है। अगर ह्यूमनिज़म नहीं है, यानी इंसान को जो है वो सही उसके हुकूक वगैरह नहीं मिल रहे हैं, वो ह्यूमनिज़म किसे कहते हैं? जो इंसान की जो ह्यूमनिज़म का मतलब ये है कि उसमें पूरा जो सेंटरनेस है वो ह्यूमन को दिया गया है, कि ह्यूमन जो है उसकी अपने लिए वो सोचना चाहिए, उस पर जो है उसके अपने वैल्यूज़ होते हैं। तो ये सब, तो अगर ये चीज़ ना हो, और अगर हेल्थ भी अगर ना हो, तो
बंदा जो है वो ज़िंदा रह सकता है, बग़ैर हेल्थ के भी ज़िंदा रह सकता है। उसको तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और एक दिन जाके उसकी वजह से वो मर भी जाएगा, लेकिन इतना नहीं है कि अगर किसी का हेल्थ ख़राब हो जाता है तो एकदम से उसको मार देता है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है एक्सट्रांजिक वैल्यूज़ में रखी गई है, और जो बिल्कुल मेन चीज़ें होती है जिनके बगैर बंदा जो है वो 1-2 दिन तक भी ज़िंदा नहीं रह सकता, वो इंट्रांजिक वैल्यूज़ में रखी गई है। तो आपके लिए एमसीक्यूज़ बन सकता है कि फूड वाटर आर इंक्लूड इन एक्सट्रांजिक वैल्यूज़ या इंट्रांजिक वैल्यूज़, या फिर ह्यूमनिज्म एंड हेल्थ आर इंक्लूड इन एक्सट्रांजिक वैल्यूज़ आर इंट्रांजिक वैल्यूज़। तो ये आपने याद रखनी है। वैल्यूज़ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। किस तरीके से? पॉजिटिव वैल्यूज़, ए पॉजिटिव वैल्यू इज़ ए व्यू ऑफ हाउ समथिंग शुड बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू रिस्पेक्ट समवन। पॉजिटिव वैल्यूज़ का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू जो है आपका एक ऐसा ख्याल है, आपका एक ऐसा व्यू है कि किस तरीके से जो है कोई चीज़ होता है। मतलब कि आप कहते हैं कि कोई चीज़ हो सकता है, यानी आप किसी के बारे में सोचते हो तो अच्छा, आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो फिर आप ख़ुद को उसकी जगह रख के देख लेते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, बस इतना कोई मसला नहीं है, बस हो गया तो हो गया, ऐसा हो सकता है। तो ये आप जो है इस तरह अगर आप सोचेंगे तो आप हर किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, और ये कहलाती है पॉजिटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? ए नेगेटिव वैल्यू इज़ ए व्यू ऑफ हाउ समथिंग शुड नॉट बी। इसमें अगर ये एक ऐसा ख्याल है जिसमें आप हमेशा सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप इस तरीके से सोच करेंगे तो आप फिर क्या करेंगे? आप फिर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप फिर जो है टू डिग्रेड समवन आर बीइंग अनकाइंड टू समवन, आप लोगों को क्या करेंगे? आउट ऑफ फेवर जाएंगे। डिग्रेस का मतलब है लोगों के आउट ऑफ फेवर जाना, उनको बदनाम करना। आप किसी को बदनाम करेंगे, आप उसके आउट ऑफ फेवर जाएंगे और अनकाइंड होंगे, किसी के लिए बेरहम बन जाएंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव में अगर आपका ख्याल इस तरह है कि हाँ इस तरह हो सकता है, मीन्स आप पॉजिटिव अगर थिंकिंग करेंगे तो फिर आपके वैल्यूज़ भी पॉजिटिव बनेंगे और लोगों की आप इज़्ज़त करेंगे। अगर आप जो है नेगेटिवली थिंकिंग करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ इस तरह, तो फिर आपके वैल्यूज़ भी नेगेटिव बन जाएंगे और आप लोगों के आउट ऑफ फेवर जाएंगे, आप लोगों के लिए अनकाइंड हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ कहलाती है। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। अब टाइप्स है जिसमें पर्सनल वैल्यूज़ है। पर्सनल वैल्यूज़ में यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, किस तरह बंदा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेता है, पीस चाहता है या नहीं चाहता, यानी अमन चाहता है या नहीं चाहता। और अगर प्रोफेशनल वैल्यूज़ में हम देखें तो हर किसी का अपने अपने प्रोफेशनल वैल्यूज़ होते हैं। उसके जो प्रोफेशनल उसकी क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड उसके प्रोफेशनल वैल्यूज़ होते हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो इसमें सब पावर जो है, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो पावर को बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि सबसे ताकतवर हो। हर एक पॉलिटिकल बंदा चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो उसमें पावर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। इकोनॉमी के लिए अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली यूज़फुलनेस जो है इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अफादियत को, यूज़फुलनेस किसे कहते हैं? अफादियत को, कि किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके, किस तरीके से इकोनॉमी बढ़ाया जा सके। तो इकोनॉमी में यूज़फुलनेस जो है, अफादियत, इसको बहुत अहमियत दी जाती है। एस्थेटिक जो वैल्यूज़ होते हैं उसमें ब्यूटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। ब्यूटी ही उन लोगों के लिए जो एस्थेटिक वैल्यूज़ के हामी होते हैं उनके लिए हर एक चीज़ से बढ़कर होती है। सोशल वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो जो ह्यूमन इंटरेक्शंस होती हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शंस किस तरीके से हो रही है, बुरी हो रही है, अच्छी हो रही है, तो इसको सोशल वैल्यूज़ में ह्यूमन इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती हैं? दीज आर इंडिविजुअलाइज्ड वैल्यूज़ दैट आर मोस्टली डिराइव फ्राम सोसाइटी। ये इंडिविजुअलाइज्ड वैल्यूज़ होते हैं, सबके अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं, और वो कहाँ से वो डिराइव करते हैं? अपने सोसाइटी से वो डिराइव करते हैं। जिस तरीके की उनकी सोसाइटी होती है उसी तरीके के उनके पर्सनल वैल्यूज़ बनते हैं, यानी वो सोसाइटी में ही सीखते हैं। जो चीज़ें वो सीखते हैं, जो चीज़ें वो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उन्हीं अंडरस्टैंड चीज़ों को वो बिलीव बनाते हैं, और जब बिलीव बना देते हैं तो फिर उसके लिए वैल्यू भी बन जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली यूनिटी, जैसा कि उसके फैमिली में इत्तेहाद जो है वो कैसा है, इसको देख के फिर उसके पर्सनल वैल्यूज़ बनते हैं। सेल्फ वर्थ उसकी कैसी है, यानी उसके लिए ख़ुद की कद्र व कीमत कैसी है, दूसरों की कद्र व कीमत कैसी है। इंडिपेंडेंस, वो आज़ादी को किस तरह तस्वुर करता है। रिलीजन को वो कितना अहमियत देता है। ऑनेस्टी को वो कितना अहमियत देता है। अगर वो एक अच्छे से रिलीजियस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है तो अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा अहमियत देता होगा। अगर वो ऑनेस्टी, एक ऑनेस्ट फैमिली में पैदा हुआ है, ऑनेस्टी उसने देखी है अपने बचपन से, तो वो ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा। अगर लव यानी अच्छे तरीके से मोहब्बत से रहा हुआ है तो फिर मोहब्बत को, लव को वो जो है वैल्यू देगा। वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो होती है, लतीफ़ा गोई, मजाक करना, इन चीज़ों के लिए वो वैल्यू दे सकता है अगर ऐसे माशरे में, सोसाइटी में उसकी परवरिश हुई है। सेफ्टी को वो कितना वैल्यू देता है। पीस का उसके जहन में इससे रिलेटेड क्या है। मनी को कितना देता है। वर्क को, ट्रेवल को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो इन सब चीज़ों को कैसा वैल्यू देता है एक बंदा, तो ये किस चीज़ से, उसके सोसाइटी से उसे डिराइव होते हैं। वो जिस सोसाइटी में पला बड़ा होता है तो उसमें जो चीज़ें देखता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर उनको अपने लिए बिलीव और फिर उससे वैल्यूज़ बना देता है, वैल्यूज़ मुख्तस कर लेता है। अब प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो चूँकि हम नर्सिंग कम्युनिटीज़ है, तो फिर नर्सिंग में हम देखते हैं कि नर्सिंग में प्रोफेशनल वैल्यू क्या है। तो लिखा है नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ आर एक्वायर्ड बाय सोशलाइजेशन इनटू नर्सिंग। नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ आप लोग किस तरीके से गेन करेंगे, जब आप लोग नर्सिंग में सोशलाइजेशन आपकी होगी। नर्सिंग ग्रुप में अगर आपकी सोशलाइजेशन हो गई तो उस सोशलाइजेशन के बाद जाके आप लोग नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ एक्वायर कर लेंगे। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल खुद को एक ग्रुप के साथ एडजस्ट करता है और उस ग्रुप की जो मैनर्स है, जो उस ग्रुप ने अप्रूव किए हुए हैं, उन मैनर को वो फॉलो करता है और उन्हीं मैनर के थ्रू वो बिहेव करता है। तो इसको कहते हैं सोशलाइजेशन। अब नर्सिंग में सोशलाइजेशन कैसे? अभी आप जो है अभी आप BSN 4th सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर आप ये आपकी जो सीरीज़ है सेमेस्टर की, ये 8th सेमेस्टर तक पढ़ लेंगे। इसके बाद आप लोग इंटर्नशिप अपना स्टार्ट करेंगे। इंटर्नशिप में जब आप लोग हॉस्पिटल पे जाओगे तो वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होगा नर्सिस के साथ, आपका इंटरेक्शन होगा क्लाइंट्स के साथ, आपका इंटरेक्शन होगा सुपरवाइज़र्स के साथ, आपका इंटरेक्शन होगा फिजिशियंस के साथ, और आपका जो अपना नर्सिंग ग्रुप है उसके कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशन में वो क्या फ़ैसला इख्तियार करते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम होंगी। आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे और उस ग्रुप के जो अप्रूव्ड बिहेवियर है वो आप लोग इख्तियार करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप सोशलाइज्ड हो गए नर्सिंग ग्रुप में। तो फिर जो है अगर आपका नर्सिंग ग्रुप में जब सोशलाइज हो जाते हैं तो आपके लिए जितने भी वैल्यूज़ मुख्तस किए हुए हैं, जितने भी आपकी वैल्यूज़ है वो आप अपने लिए गेन कर लेते हो, एक्वायर्ड कर लेते हो फ्राम द कोड ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंसेस टीचर्स एंड पीयर्स। इसके अलावा जो है नर्सिंग में सोशलाइजेशन के अलावा आप कोड ऑफ नर्सिंग जो है इससे भी अपने वैल्यूज़ बनाते हो। जो कोड ऑफ नर्सिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे, इथिक में टॉपिक है कि कोड ऑफ नर्सिंग, जिसमें जितने भी हमारे वैल्यूज़ है वो दिए गए हैं कि नर्सिंग के कितने कितने वैल्यूज़ है, यानी नर्सिंग के जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ है वो कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं और किस तरीके से हमने उन्हें अपने आप में अप्लाई करना है, उनकी इम्प्लीकेशन करनी है। एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप लोग अपने लिए वैल्यूज़ बना लेते हैं कि आप लोगों के सामने कोई वाक़या हुआ, उस वाक़या में जो है आपको कोई सबक मिल गई, उस सबक से आप सीखते हो और फिर आप अपने लिए उससे रिलेटेड वैल्यूज़ बना लेते हो। अपने टीचर्स से सीख के वैल्यूज़ बना लेते हो। अपने पीर्स से, पीर्स का मतलब है जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनसे चीज़ सीखते हो और अपने वैल्यूज़ बना लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल के कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द सर्विस, हमारा ये वैल्यू है कि हमें अपने जो हमारा सर्विस है उसके साथ हमने साबित कदम रहना है, स्ट्रॉन्गली हमने कमिटमेंट करनी है, स्ट्रॉन्गली साबित कदम रहनी है। तो ये एक वैल्यू है नर्सिंग प्रोफेशनल्स का। बिलीव इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ अदर्स, हमने दूसरों की कद्र कीमत, दूसरों का एहतराम करना है, उनकी कद्र कीमत को जाननी है।
ये हमारा बिलीव है कि हम सब की एहतराम करेंगे, सब की कद्र व कीमत को जानेंगे, इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रोफेशनल वैल्यू हो गया। तीसरा प्रोफेशनल वैल्यू हमारा है कि कमिटमेंट टू एजुकेशन। हमने क्या करना है, हमने एजुकेशन में साबित कदम रहनी है, हमने इसको एजुकेशन के साथ जुड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अपना 8 सेमेस्टर पूरा किया, इंटर्नशिप पूरा किया, आप प्रैक्टिस पे लग गए हो, फिर आप एजुकेशन पे फोकस ही नहीं करते हो। जो जो नए नए चीज़ें आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, इतना साइंस तरक्की कर रहा है, दिन ब दिन जो है नए कंसेप्ट आते हैं, तो इन सब को सब के साथ आपने जुड़े रहना है, अपने एजुकेशन के साथ जुड़े रहना है। तो ये एक वैल्यू है नर्सिंग प्रोफेशनल्स की। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, नर्सेज जो होते हैं वो प्रोफेशनली ऑटोनोमस होते हैं, वो खुद इख्तियार उनका होता है, खुद मुख्तार होते हैं। ये भी एक वैल्यू है। प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक, हमारे अपने प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि हम ऑनेस्ट हो, हम कॉम्पिटेंट हो, हम जो है स्किलफुल हो। तो ये जितने भी है हमारे प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक के वैल्यूज़ हैं। अब मोरल वैल्यूज़ क्या है? मोरल वैल्यूज़ आर द पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड इविल। अब ये जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं ये पर्सनल स्टैंडर्ड होते हैं हमारे अपने, हमने अपने लिए पर्सनल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होते हैं कि कौन से चीज़ें जो है वो अच्छे हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो बुरे हैं। कि गुड एंड इविल का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ें अच्छे हैं और कौन सी चीज़ें बुरे हैं। ये हमने अपने लिए पर्सनल स्टैंडर्ड्स जो बनाए हुए होते हैं वो हमारे मोरल वैल्यूज़ कहलाते हैं। अब हमने ये पर्सनल स्टैंडर्ड्स लिया कहाँ से होता है? तो लिखा है विच गॉन एंड इंडिविजुअल बिहेवियर एंड चॉइस। अब ये हमने लिया कहाँ से है? तो हमने जिस मुआशरे में तरबियत पाई है उस मुआशरे से, उस तरबियत के दौरान ये जो स्टैंडर्ड है कि क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, ये हमने उस वक्त सीखे हुए होते हैं, उस वक्त हमने अपने लिए सेट किए हुए होते हैं। अब ये हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, मोरल स्टैंडर्ड्स के, जिनको हमने अपने लिए सेट किया हुआ है, पर्सनल स्टैंडर्ड्स हमारे हैं, ये हुक्मरानी करते हैं हमारे बिहेवियर पे, हमारे चॉइस पे। इन्हीं स्टैंडर्ड के बेसिस पे, इन्हीं पर्सनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो हमने किसी चीज़ के लिए अच्छा है, किसी चीज़ के लिए बुरा है मुख्तस किया हुआ है, इनके बेसिस पे हमारा बिहेवियर भी होता है और इन्हीं के बेसिस पे हम चॉइस भी करते हैं अपने लिए जो भी करते हैं। मोरल वैल्यूज़ आर यूजुअली इनेट। और ये जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये यूजुअली इनेट है, ये बाय बर्थ होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम मुआशरे में सीखते हैं, तो ये बाय बर्थ कैसे होंगे? अब बच्चा पैदा होते ही वो कहाँ से अखलाक सीखता है, ये आपके जहन में होगा। तो ये इस तरह है कि आप लोगों ने सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर उसने 5 वक्त की नमाज जो है बिल्कुल भी कज़ा नहीं करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं। ये इसलिए पढ़ने हैं ताकि उसे सालेह औलाद मिल सके, वो बच्चा जो है वो बदअखलाक ना हो, वो आगे ज़िंदगी में कोई बुरा काम ना करे, वो एक जो है सालेह औलाद, एक अखलाक वाला औलाद बने, पैदा हो। तो इसीलिए उसके प्रेग्नेंट होते ही जो है अच्छी कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज़ पढ़ना, ये नवाफिल अदा करना, तो ये वो वुमेन जो है स्टार्ट कर लेती है। तो फिर जो है यही वो चीज़ है कि हम कहते हैं कि इनेट होती है। तो वो बच्चा जो पैदा होता है वो साले बच्चा होता है, फिर उसके लाइफ जो है वो भी अच्छी होती है, लाइफ में वो कभी भी जो है कभी गलत काम उससे नहीं होती, तो इस तरह का बंदा बन जाता है। तो इसीलिए कहता है कि मोरल वैल्यूज़ जो है वो इनेट है, पैदाइशी है। A situation is responded with words like out, should, to, right, wrong, good and bad। अब जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं इसमें ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि मोरल हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं हमसे? कि ऑट का मतलब है कि आपको चाहिए था कि कोई सिचुएशन हो गई ना, कोई भी सिचुएशन हो गई, तो हमारे जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो हमसे पूछते हैं, अंदर ही अंदर हम खुद से पूछते हैं कि ये जो मुझे चाहिए था कि ये करना था। ऑट का मतलब है चाहिए था, मुझे चाहिए था कि ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, यानी आई शुड, मुझे जो है चाहिए था कि वैसा नहीं करता, ऐसा करता। तो ये चीज़ें जो है कोई काम होने के बाद आपसे पूछते हैं, आपसे जो है रिस्पॉन्स मांगते हैं।
कि ये चीज़ आपने की तो ये राइट की या रॉन्ग की, यानी सही किया गलत किया, गुड किया बैड किया, अच्छा किया बुरा किया। तो ये चीज़ें जो है ये आपके अंदर ये मोरल वैल्यूज़ है, एक ऐसी सिचुएशन है जो आपसे ये चीज़ें करवाती है, आपसे ये चीज़ें ये रिस्पॉन्स मांगती है, आपसे पूछती है। मोरल इश्यूज़ आर कंसर्न विद सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। जो मोरल इश्यूज़ होते हैं उनका ताल्लुक़ हमारे सोशल वैल्यूज़, माशरती जो वैल्यूज़ होते हैं उनसे, और जो हमारे माशरे के जो उसूल होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। यानी माशरे के जो जो जितने भी उसूल होते हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा होता है, और हमारे मोरल इश्यूज़ भी जो है उन पे बेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, हम अच्छे लोग हैं या नहीं, अच्छाई करते हैं किसी के साथ या नहीं, हम सच बोलते हैं या नहीं, तो ये चीज़ें हमने अपने मुआशरे से सीखी होती है। सोसाइटल वैल्यूज़, यानी हमारे सोसाइटी में हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ आर कंसर्न विद सोसाइटी एंड डायरेक्टेड टू सोशल कंसिडरेशन। ऐसे वैल्यूज़ जिनका ताल्लुक़ सोसाइटी से होता है और हमारे जो सोशल कंसिडरेशन होते हैं वो हमें, ये सोशल कंसिडरेशंस हमें जो है डायरेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे सोशल कंसिडरेशंस कैसे होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन लाइफ, इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, एजुकेशन, फ्रेंडशिप, etc। मतलब कि मुआशरे में हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, हम किन किन चीज़ों को वैल्यूज़ देते हैं। इंसानी ज़िंदगी को हम वैल्यूज़ देते हैं, हर एक बंदे के जो हुकूक़ होते हैं उनको हम वैल्यूज़ देते हैं, हर एक इंडिविजुअल जो है वो आज़ाद है, अपने लिए ख़ुद मुख्तार है, इस चीज़ को हम वैल्यू देते हैं। हर कोई चाहता है कि वो ख़ुद मुख्तार हो, हर कोई चाहता है कि उसे उसके हुकूक़ मिले, हर कोई चाहता है कि उसे जो है इंसानी ज़िंदगी मिले। इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर कोई चाहता है कि जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसी को कम ना हो, हर कोई चाहता है कि उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक हो, हर कोई चाहता है कि उनको एजुकेशन मिले, हर कोई चाहता है कि उनकी फ्रेंडशिप हो, लोगों के साथ अच्छी बनती हो, किसी के साथ लड़ाई ना हो। ये सब चीज़ें हमारे सोशल वैल्यूज़ कहलाते हैं। अब आइडेंटिफाई पर्सनल वैल्यूज़, किस तरीके से जो है पर्सनल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी जो वैल्यू क्लियरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से की जा सकती है। तो लिखा है, nurses need to know what values they hold about, for example life, health, illness and death। नर्सिस को चाहिए कि उनको पता हो कि वो जो है किन चीज़ों को कैसा वैल्यू देते हैं, किन चीज़ों को कैसा वैल्यू देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लाइफ को कितना वैल्यू देते हैं, हेल्थ को कितना वैल्यू देते हैं, इलनेस को कितना वैल्यू देते हैं और डेथ को कितना वैल्यू देते हैं। इन चीज़ों को अगर वो इनकी कितना वैल्यू देते हैं वो समझ पाएंगे तो फिर उनका प्रैक्टिस इन चीज़ों से रिलेटेड सही होगा, सही एक प्रोफेशनल नर्स वाला उनका एटीट्यूड फिर होगा। They should also explore their own values regarding individual right to make decision for self। उन्हें ये चीज़ भी एक्सप्लोर करना उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो वैल्यूज़ हैं वो भी एक्सप्लोर करें। किस चीज़ से रिलेटेड, जो लोगों के राइट्स होते हैं अपने लिए डिसीजन बनाने के, अपने लिए डिसीजन लेने के जो लोगों के राइट्स होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग उन नर्सेस के ख़ुद के वैल्यूज़ क्या है कि अपने लिए वो कौन सा डिसीजन करना चाहेंगे अपने राइट्स के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के जो राइट्स होते हैं उनके लिए। तो फिर ये भी उनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अबॉर्शन की सिचुएशन आ गई कि अबॉर्शन करनी है, एक पेशेंट आया है और आई है और कह रही है कि मैंने अबॉर्शन करनी है, तो इसमें अगर आपके वैल्यूज़ आपको क्लियर है तब जाके आप इस पर सही फ़ैसला कर पाएंगे। एज़ ए मुस्लिम आपकी वैल्यूज़ ये है, हम लोगों की वैल्यूज़ ये है कि अबॉर्शन करना हमारे जो है वो हराम है, वो जायज़ नहीं है। किसी एक बंदे की जान लेना सारी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। तो हम एक बच्चा अगर वो नॉर्मल है, बिल्कुल उससे कोई सेहत का मसला नहीं है, हम उसकी जान ले रहे हैं, उसको अबॉर्ट कर रहे हैं, तो फिर जो है ये हमारा जो रिलीजन है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो हमारा वैल्यू जो है वो बिल्कुल हमारे लिए क्लियर है कि हमारे रिलीजन इसकी इजाज़त नहीं देती तो हम ये नहीं करेंगे।
इसके अलावा यूथनीज़िया है। यूथनीज़िया भी एज ए मुस्लिम हमारा रिलीजन हमें यूथनीज़िया की इजाज़त नहीं देता। यूथनीज़िया जो मर्सी किलिंग होती है उसे कहते हैं कि लोग जो है जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनकी प्रोग्नोसिस ज़ीरो होती है, तो फिर बैरून मुल्क में जो गैर मुस्लिम होते हैं वहाँ पे उनके लिए जायज़ होती है। वो जो है उनको एक बस ऐसा जहर का टीका लगा देते हैं जिससे वो बंदा जो है वो मर जाता है। तो फिर ये हम ये नहीं कर सकते, चाहे वो जितनी भी तकलीफ़ में हो पेशेंट, तो हम उसे जहर का टिक्का लगा के नहीं मार सकते। ये हमारी वैल्यू क्लियर है, हमारे रिलीजन ने हमें क्लियर किया हुआ है, तो हम इसी वैल्यू के बेसिस पे चलते हैं। तो इसीलिए अपने वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि इस किस्म के सिचुएशन को हैंडल कर सके। अब यहाँ पे यूथनीज़िया में पेसिव और एक्टिव यूथनीज़िया का लिखा है। तो ये जो एक्टिव यूथनीज़िया होती है ये पेशेंट की ऐसी किलिंग, पेशेंट को इस तरीके से किल करना जिसमें हम कोई इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को इंजेक्शन की लीथल डोज लगा देते हैं किसी भी ड्रग की जो पोटेंट ड्रग होते हैं ना जिनसे डेथ काज हो सकती है, ऐसे ड्रग की हम लीथल डोज लगा देते हैं। इसको कभी कभार एग्रेसिव यूथनीज़िया भी कहा जाता है जिससे वो बंदा मर जाता है, तो इसको कहते हैं एक्टिव यूथनीज़िया। और पेसिव यूथनीज़िया ऐसी यूथनीज़िया है कि पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल वेंटिलेटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, या फिर जो फीडिंग ट्यूब है उसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता, तो हम उसे वेंटिलेटर पे नहीं रखते हैं, फीडिंग ट्यूब पे नहीं रखते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वो उस सिचुएशन की वजह से, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से या ट्यूब फीडिंग ना मिलने की वजह से मर जाता है। तो इसको कहते हैं पेसिव यूथनीज़िया। और जो जहर का टीका लगा के, लीथल डोज ऑफ ड्रग लगा के जो किलिंग करते हैं उसको कहते हैं एक्टिव यूथनीज़िया। तो ये दोनों जो है हमारे लिए क्लियर कट जो है हमारा वैल्यूज़ ये है कि हमारा रिलीजन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो हम ये नहीं करते। तो इसीलिए अपने वैल्यूज़ को जानना, अपने वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना मस्ट है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन है, तो इस पे भी बात जो है इस पे भी यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन जो है ये भी इसी तरह, जिस तरह एबॉर्शन और यूथनीज़िया ये इनकी इजाज़त नहीं देता हमारा दीन, तो फिर इन पे भी इस तरह पाबंदी है। लेकिन फिर जो है इस पे इस तरह कहा जाता है कि यानी इस पे पेशेंट के फ़ायदे को देखा जाता है, उसके नुकसान से ज़्यादा अगर फ़ायदा होता है और दूसरा जो ब्लड देने वाला है उसको इतना नुकसान नहीं होता, तो फिर जो है बाज़ लोग इनको जायज़ करार देते हैं और बाज़ जो है नाजायज़ करार देते हैं। तो ये बाउंड्री लाइनिंग में है, लेकिन करते हैं। अभी हर जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतनी कॉमन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके अलावा जो अबॉर्शन और यूथनीज़िया है तो बिल्कुल जो है वो हमारे एरिया पे बिल्कुल नहीं होता, हमारे मुल्क में भी। और जो दीन है हमारा इन चीज़ों की बिल्कुल जो इजाज़त नहीं देता। इस वजह से हमारे वैल्यूज़ क्लियर है, तो हम ये काम नहीं कर सकते। अब है आइडेंटिफाइंग क्लाइंट वैल्यूज़। क्लाइंट वैल्यूज़ भी हमने आइडेंटिफाई करने हैं। पहले अपने वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने हैं, पर्सनल वैल्यूज़, फिर क्लाइंट के वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने हैं। अब क्लाइंट के वैल्यूज़ किस तरीके से करेंगे? नर्सेज नीड टू एक्सप्लोर द क्लाइंट वैल्यूज़ एंड नॉट टू एज्यूम दैट देयर ओन आर सुपीरियर। नर्सेज को ये ज़रूरी है कि क्लाइंट के वैल्यूज़ जो है वो एक्सप्लोर करवाए, अपने वैल्यूज़ कभी भी उन पे सुपीरियर ना माने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई पेशेंट आ गया, आपने उससे हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री आपने इसलिए लेनी है कि आपने उसके कल्चर का मालूम करना है, उसके रिलीजन का मालूम करना है। अगर ये चीज़ें आपको मालूम हो गई तो उसके वैल्यूज़ आपको मालूम होंगे। जब वैल्यूज़ मालूम होंगे तभी आप जो है उसके ट्रीटमेंट सही तरीके से कर पाएंगे। तो इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेशेंट एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और आप एज ए नर्स, उसके एज ए केयर गिवर आप मुसलमान हो, तो आपको आपका ये जो सोच है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हो कि ये तो मुसलमान नहीं है तो मैं इसी के से ट्रीटमेंट जो है वो कर सकता हूँ या फिर इसको मैं अहमियत देता हूँ। तो अगर आपने इस तरह किया तो फिर जो है ये गलत है, इथिक्स इसको नहीं मानती। हमारा आप प्रोफेशनल नर्स भी नहीं हो, तब आप जो है आप एजुकेटेड नर्स भी नहीं हो, फिर जो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं बनती। आप ऐसे हो अगर आप इस तरीके का काम करते हो। तो आपने अपने जो आपके वैल्यूज़ हैं, आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपके और आपके क्लाइंट के वैल्यूज़ सेम हो,
उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपने क्लाइंट के वैल्यूज़ को अहमियत देनी है, अपने वैल्यूज़ को उस पे सुपीरियर कभी नहीं बनाना है। दिस एटीट्यूड विल अलाउ द नर्स टू बिल्ड एन इफेक्टिव रैपोर्ट विद पेशेंट हु हैव डिफरिंग वैल्यूज़। इसकी वजह से उसके जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने की वजह से एक नर्स की उस पेशेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो बन जाते हैं, जिसके बेसिस पे हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ ON में, मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें लिखा था, जाहिर सी ये बात बहुत ज़्यादा उसमें होती थी कि अगर एक सही ट्रस्ट वाला रेपर्ट बन गया पेशेंट के साथ तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट सही से कर सकते हो, वरना आप उसको जो है ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए पर्सनल रेपर्ट आपकी स्टूडेंट पर्सनल नहीं बल्कि इफ़ेक्टिव रेपर्ट जो है आपके और आपके पेशेंट के दरमियान, तो अगर आप ये बना पाते हो तो फिर आप उसको इफ़ेक्टिव ट्रीट करेंगे। ये बनाने के लिए उसके जो वैल्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करना मस्ट है। The client values influence and relate to a particular health problem। क्लाइंट के वैल्यूज़ और उनके वैल्यू इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो उनका ताल्लुक़ हो सकता है ख़ास किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम के साथ, विच मे नीड टू मोर अटेंशन, जिस पे आपने अटेंशन देना ज़रूरी होता है। तो फिर इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्लाइंट की जो वैल्यूज़ होते हैं उनका पता लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आया, उसमें बहुत ज़्यादा मसल वास्टिंग है, उसमें प्रोटीन की डिफिशिएंसी है उसके बॉडी के अंदर, और आप उससे क्लियरिफाई कर रहे हो तो अब आपको पता चल गया है कि वो वेजिटेरियन है, वो गोश्त नहीं खाता। ऐसे हिंदू मज़हब में इस तरह होता है कि वो वेजिटेरियन होते हैं, वो गोश्त नहीं खाते, वो गोश्त को जो है अपने लिए वो बुरा समझते हैं गोश्त खाना, तो फिर उनको इस तरह मसल वास्टिंग हो जाती है। तो अब आप उससे ये नहीं कह सकते कि आप जो है गोश्त खाया करो, आपको ये मुर्गी ज़बह करके खाओ, या फिर जो है वो गाय जो है वो ज़बह करके खाओ, या बकरी, तो आप उससे ही नहीं कह सकते। अब आप उसको प्रोटीन के जो है सप्लीमेंट्स जो है वो उसको खाने के लिए उसको मशवरा दोगे, या फिर जो है आप जो प्लांट में ऐसे प्रोटीनीशियस फूड होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो आप उसको बताओगे। तो इन चीज़ों की वजह से, वैल्यूज़ की वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है वैल्यू क्लियरिफिकेशन। तो वैल्यू क्लियरिफिकेशन के लिए लिखा है, इज़ ए प्रोसेस बाय विच पीपल आइडेंटिफाई, एग्जामिन एंड डेवलप देयर ओन इंडिविजुअल वैल्यूज़। वही बात है, ए प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू क्लियरिफिकेशन इज़ दैट नो वन सेट ऑफ वैल्यू इज़ राइट फॉर एवरीवन। ये जो इसका उसूल ये है, वैल्यू क्लियरिफिकेशन का उसूल ये है कि हर एक की वैल्यू दूसरे के वैल्यू से मैच नहीं कर सकती। हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती है, अपने अपने वैल्यू सेट होते हैं। Identification and clarification of values is based on choosing a value freely and consciously। आइडेंटिफाई करना और क्लियरिफिकेशन करना एक वैल्यू जो है उसकी इस बात पे बेस करता है कि कोई बंदा अपने लिए जो है वो फ्रीली और कॉन्शियसली कोई वैल्यू बनाए। अगर वो अपने लिए फ्रीली और कॉन्शियसली कोई वैल्यू बनाएगा, फ्रीली ये कि उस कोई किसी का जुल्म उसके ऊपर ना हो, और कॉन्शियसली कि वो अपने होश में, अपने कॉन्शियसली सही तरीके से समझते हुए अगर अपने लिए कोई वैल्यू बना ले, तो उसको आइडेंटिफाई करना और क्लियरिफाई करना भी उसके लिए आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, वो उसके लिए ऑलरेडी क्लियरिफाई होगी। Theory of value clarification. In 1966, Reitz, Harman and Simon proposed a theory of values clarification। 1966 में रेट्स, हार्मन और सिमोन ने वैल्यू क्लियरिफिकेशन के लिए एक थ्योरी जो है वो प्रपोज किया हुआ था। ये MCQs में आ सकती है, आप याद रखें। चूजिंग प्राइजिंग, अब ये चूजिंग कॉग्निटिव ये चीज़ें क्या है, तो लिखा है, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स आर चूजन फ्रीली विदाउट आउटसाइड प्रेशर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एंड कंसीडरिंग इट कंसिक्वेंसेस। यानी आपने जब आप चूज़ कर रहे हो कोई वैल्यू अपने लिए, तो उस टाइम क्या करना है, आपने कॉग्निटिवली सही तरीके से सोच के अपना ब्रेन यूज़ करते हुए अपने लिए वैल्यूज़ और बिलीव्स चूज़ करने हैं, फ्रीली चूज़ करने हैं कि कोई आउटसाइड प्रेशर आप पे ना हो, इस तरीके से आपने चूज़ करनी है। और चूज़ करने से पहले आपने इसके नताइज के बारे में सोचना है, इसके नताइज के बारे में एक रिफ्लेक्शन आपने सोचनी है, रिफ्लेक्ट करके इसके नताइज को फिर आपने क्या करना है, अपने लिए वैल्यू चूज़ करनी है।
प्राइजिंग क्या है? इफेक्टिव। चूजन बिलीव्स नीड टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद, यानी अब जो है आपने जो वैल्यू चूज़ किया है वो आपके लिए इफेक्टिव होना चाहिए। प्राइजिंग मीन्स कि आपके लिए इफेक्टिव हो, आप उस पर खुश हो, यानी आपने जो भी वैल्यूज़ बनाए हैं वो आपको सेटिस्फाइड करें। एक्टिंग अब क्या है? बिहेवियरल। चूजन बिलीव्स एंड वैल्यूज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू वंस बिहेवियर। अब ये जो चूजन आपके अपने लिए बिलीव्स और जो अपने लिए वैल्यूज चूज़ किए हुए हैं ये शामिल हो जाते हैं आपके बिहेवियर में। इट नीड टू बी रिपीटेड कंसिस्टेंटली इन लाइफ, और ये जो है बार बार क्या होते हैं आपके लाइफ में लगातार जो है वो अप्लाई होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब वैल्यू ट्रांसमिशन क्या है? वैल्यूज़ आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। वैल्यूज़ हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं। वी एक्यूमुलेट आवर वैल्यूज़ फ्राम चाइल्डहुड बाय टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर पेरेंट्स, टीचर्स, रिलीजियन लीडर्स एंड अदर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पीपल। हमने क्या किया हुआ है? हमने अपने वैल्यूज़ जमा किए हुए हैं अपने चाइल्डहुड से लेके। हमने अपने टीचर्स से जो है वो सीखे हैं, ऑब्ज़र्व करके उनसे सीखा है, अपने पेरेंट्स से सीखा है, अपने जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनसे सीखा है, और दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जैसे कि कोई पॉलिटिशियंस वगैरह, ये जो लोग होते हैं, इन सब से, पावरफुल पीपल्स जो होते हैं, इन सब से हमने सीख के अपने लिए वैल्यूज़ जमा किए हुए होते हैं। वैल्यूज़ आर हाईली इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल, फैमिली, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड पीर ग्रुप्स। जो वैल्यूज़ होते हैं वो हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं पर्सन के फैमिली से उसे मिलते हैं, उसके सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट से उसको मिलते हैं, और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके ग्रुप से उसको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पेरेंट कंसिस्टेंटली डिमोनिस्ट्रेट ऑनेस्टी इन डीलिंग, द चाइल्ड विल बी प्रोबेबली बिगिन टू वैल्यू ऑनेस्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर में लगातार कंसिस्टेंटली पेरेंट्स ऑनेस्टी को अहमियत दे रहे हैं, ऑनेस्टी से पेश आते हैं, अपने बच्चे के साथ दयानतदारी से पेश आते हैं, हर किसी के साथ बच्चे के सामने दयानतदारी से पेश आते हैं, तो ऑब्वियसली ये मस्ट है कि वो बच्चा जो है वो अब ऑनेस्टी को अहमियत देगा, वो ऑनेस्टी को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत देगा, उसको वैल्यू देगा। Similarly, some culture prefer folk treatment over new medicine which is learned from culture. बास कल्चर ऐसे है जो कि घरेलू जो अद्वियात होते हैं, जो फोल्क, जो लोक अद्वियात होते हैं, उनको तरजीह देते हैं अभी जो न्यू मेडिसिन है इन पे। तो वो कहाँ से उनको मिला है? उन्होंने अपने फैमिली से सीखा हुआ है। उनके फैमिलीज़ में, उनके बाप दादाओं में ये इस तरह होता आया है कि वो अभी यहाँ हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते और घरेलू इलाज करते जाते हैं और वो उससे ठीक भी होते हैं क्योंकि उनको यकीन है उस चीज़ पे। तो फिर जो है वो भी उनसे सीख के ये कल्चर इस तरह बनता आता है। वट बी गेट्स वट, यानी आप ऐसा क्या करते हैं जिससे क्या होता है। आप मतलब आप जो करते हैं फिर उससे जो है आप जो भी सीखते हैं फिर उससे क्या होता है। लिखा है फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग प्रोसीड राइट थॉट्स। अगर आपने किसी चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड किया है, सही तरीके से समझा है, तो आप उसके बारे में सही तरीके से सोचेंगे, आपका सोच भी उसके बारे में सही बनेगा। फ्रॉम राइट थॉट प्रोसीड राइट स्पीच। अगर आपकी सोच उसके बारे में सही होगी किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, सही बोलेंगे, राइट स्पीच करेंगे। फ्रॉम राइट स्पीच प्रोसीड राइट एक्शन। अगर आप उसके बारे में सही बोलेंगे तो फिर आप उससे रिलेटेड सही एक्शन करेंगे। मतलब यह है कि सबसे पहले जो है आपने कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। मीन्स के अंडरस्टैंड का मतलब ये है कि कोई बिलीव बनानी है। आपने कोई बिलीव बना लिया तो ये जो बिलीव्स होते हैं आपके, ये एज एक समंदर में एक लिली है, ये लिली फ्लावर है, समंदर में है ये प्लांट जो है लिली प्लांट। तो इस पाउंड के अंदर ये जो लिली है इसके जो रूट्स होते हैं, आपके बिलीव्स इस रूट्स के मानंद है, और इन्हीं बिलीव्स से फिर क्या बनते हैं, आपके थॉट्स बनते हैं। आपके जो थॉट्स बनते हैं वो आपके वैल्यूज़ हैं। इसी आपके जो थॉट्स होते हैं उनसे आपके फीलिंग्स आते हैं, किसी चीज़ से भी रिलेटेड फीलिंग्स आपके बनते हैं, और फिर उन्हीं फीलिंग्स से फिर आपका बिहेवियर बनता है। आपके अंदर आपके बिलीव्स कैसे है, वैल्यूज़ कैसे है, एटीट्यूड कैसे है, ये चीज़ें आपका बिहेवियर बना के फिर आपका बिहेवियर बाहर लोगों को दिखता है। यानी बिहेवियर पाउंड के बाहर है, इस बिहेवियर के पीछे आपके अंदर आपके एटीट्यूड, वैल्यूज़ और बिलीव्स मौजूद है, जो कि आपसे आपके सारे काम जो आप कर रहे हैं वो करवा रहे हैं।
द रूट्स ऑफ द लिली आवर बिलीव्स डीपली हेल्ड, हमारे बिलीव्स जो है वो डीपली हेल्ड होते हैं। द लो स्टॉक ऑफ आवर वैल्यूज़ बेस्ड ऑन दीज बिलीव्स, और जो लो स्टॉक है, लोअर जो स्टॉक है लिली का, वो हमारे वैल्यूज़ है जो कि इन बिलीव्स पे बेस करते हैं, बिलीव्स के ऊपर मुबनी है, इस पे जो है वो बने होते हैं, यानी हमारे बिलीव्स पे हमारे वैल्यूज़ बने होते हैं। द हाई स्टॉक आवर एटीट्यूड टू वर्ड द वर्ड, और जो हाई स्टॉक है वो हमारे फीलिंग है दुनिया से रिलेटेड, दुनिया के जितने भी लोग हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो, उससे रिलेटेड हमारे जो फीलिंग्स है वो। और द लीफ ऑफ द फ्लावर आवर बिहेवियर दैट ऑर्डर सी, और इस फ्लावर के जो लीव्स है वो हमारे बिहेवियर्स है जो कि सब देखते हैं, सबको मालूम होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे क्लास एक्टिविटी है। क्लास एक्टिविटी में लिखा है आइडेंटिफाई वैल्यू एंड बिलीव इन द गिवन एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें अब आप लोग आइडेंटिफाई करें कि इसमें से बिलीव्स कौन सी है और इसमें से वैल्यूज़ कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्लास वर्क हो गया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इन तीनों में से बिलीव्स कौन सी है और वैल्यूज़ कौन सी है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ पार्ट 1 हमारा, पार्ट 2 में हम इसी वैल्यू वाला हमारा जो सेकंड टॉपिक है इथिक्स का, इसमें जो वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।